हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। और मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। आज मैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, दैट इज़ चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई भी डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज होता है, जैसे मान लीजिए आप पहले स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अपना बुक्स और अकाउंट्स में फॉलो कर रहे थे, बाद में उसको चेंज करके आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड आपने अप्लाई किया। तो इसकी वजह से क्या इसका इफेक्ट होगा और इसको किस तरीके से मतलब दिखाना है बुक्स और अकाउंट्स में, आइए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो देखते हैं। ये रहा मेरा टॉपिक, चेंज इन द डिप्रिसिएशन मेथड। इसमें आप देख सकते हैं कि ये गवर्न करता है, ये जो टॉपिक है ये गवर्न होता है बाय AS6। AS6 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कानून है अकाउंट से रिलेटेड। उस कानून को हम लोग को सबको कोई को फॉलो करना पड़ता है। उस कानून में देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। तो एज पर AS6 a method of depreciation selected must be applied consistently year after year। मतलब आप यहाँ पे आज़ाद हो कोई भी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे आप अगर चाहते हो आप स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई करना चाहते हो आप उसको कर सकते हो, कोई और मेथड है तो वो भी कर सकते हो। तो AS6 मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन को हाईलाइट नहीं करता, वो ये नहीं बोलता है कि आपको यही करना होगा। ठीक है, आप बोलता है कि आप कुछ भी एनी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन यू कैन सिलेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी सिलेक्ट करोगे उसको ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली आपको क्या करना होगा, अप्लाई करते जाना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई किया, फिर आपके बिजनेस का जो सेकंड ईयर होगा एसेट खरीदने का सेकंड ईयर में आपने उसको चेंज करके आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड कर दिया, फिर थर्ड ईयर में फिर से स्ट्रेट लाइन, फोर्थ ईयर में रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से करने से कंफ्यूजन पैदा होगा शेयर होल्डर्स की माइंड में। इस तरह से करने से कंफ्यूजन पैदा होगा। जितने भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंपनी कर क्या रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा करना अलाउड नहीं है। आप चेंज बार बार नहीं कर सकते हो। तो क्या चेंज अलाउड ही नहीं है? एकदम नहीं कर सकते हो, अलाउड है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होने के बाद। अगर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस AS6 का फॉलो करते हो तभी AS6 आपको अलाउ करेगा कि आप चेंज को अंजाम दो। ठीक है, चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन को दिखाओ, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना है। बोल रहा है कि चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन शुड बी कंसीडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। माना ये जाएगा कि आप जो चेंज इन डिप्रिसिएशन मेथड कर रहे हो उसको हम लोग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मान लेंगे। मतलब ये मान के चलेंगे कि आप अपने पॉलिसी को चेंज कर रहे हो। अकाउंट से रिलेटेड अकाउंटिंग का जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को, उस सिद्धांत को आप अपना चेंज करने वाले हो। तो इसको इतना बड़ा चेंज माना जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है थर्ड में, such change is allowed only when such change is made to comply with the statute or in order to comply with an accounting standard, or if the change would result in a more appropriate preparation and presentation of financial statements। यानी कि ये जो क्लियरली बोल दिया यहाँ पे कि ये जो चेंज है ये अलाउड होगा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो पहला कि आपको ये दिखाना होगा कि कोई नया कानून आया था, कोई नया लॉ लाया था गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट का न्यू लॉ को फॉलो करने के लिए आपको आपका जो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है उसको चेंज करना पड़ा, आपको अपना पॉलिसी को, अकाउंटिंग पॉलिसी को बदलना पड़ा। तो इस गवर्नमेंट का न्यू लॉ को यहाँ पे बोला जाता है स्टैट्यूट। द वर्ड स्टैट्यूट मीन्स लॉ। ये जो आप देख सकते हो स्टैट्यूट, तो स्टैट्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? लॉ। तो इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद एन स्टैट्यूट जब बोल रहा है उसका ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा पास किया हुआ नए लॉ को फॉलो करने के लिए हम लोगों को अपना अकाउंटिंग मेथड्स को, अकाउंटिंग मेथड फॉर डिप्रिसिएशन को चेंज करना पड़ सकता है और ऐसा करना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है।
या फिर हो सकता है कि और इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में एक लॉ है, इट इज अकाउंट्स रिलेटेड लॉ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए भी कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर सपोज गवर्नमेंट ने इशू किया, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए भी आप लोग हो सकता है अकाउंटिंग मेथड को चेंज कर सकते हो। अब लोग बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आप बोल रहे हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लॉ है, गवर्नमेंट स्टैट्यूट भी लॉ है, तो अलग फर्क क्या है? फर्क है अकाउंट से रिलेटेड जो स्पेसिफिक लॉ है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और यहाँ पे जो जिस स्टैट्यूट के बारे में रेफर किया जा रहा है ये जनरली कंपनीज एक्ट होता है। कंपनीज एक्ट 1956 अब तो चेंज हो गया, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, या फिर कोई दूसरा लॉ जो गवर्न करता है कंपनी के अकाउंटिंग मेथड्स को, उन लॉज को यहाँ पे बोला जा सकता है। जैसे हो सकता है लिस्टेड कंपनीज के केस में सेबी रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस आ गया, तो उन कंपनीज एक्ट में जो चेंजेस आ रहा है, सेबी रेगुलेशन में चेंजेस आ रहा है, उसको फॉलो करने के लिए आपको हो सकता है कि अपना इसको बदलना पड़े, चेंज अकाउंटिंग मेथड को फॉर डिप्रीशिएशन को चेंज करके न्यू लॉ के साथ कंफर्म करना पड़ सकता है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली अकाउंट से रिलेटेड लॉज ही होते हैं, वो कोई एक्ट नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट स्पेसिफिक एक्ट विच यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। तो जहां पे कोई स्पेसिफिक एक्ट आ जाएगा वो हो जाएगा स्टैट्यूट, जहां पे कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं आएगा वो एक सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रह जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा मेथड बोल रहा है, तीसरा सिचुएशन बोल रहा है, और इफ द चेंज वुड रिजल्ट इन अ मोर अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप ये बात साबित कर सकते हो अपने ऑडिटर के सामने कि देखिए सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने अब तक बनाते आ रहे थे, जो प्रिपेयर करते आ रहे थे, प्रेजेंट करते आ रहे थे, उससे बढ़िया तरीके से, उससे और अच्छा तरीके से न्यू मेथड अगर हम फॉलो करेंगे तो हम और बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या प्रेजेंट कर पाएंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो ये तीन कंडीशंस में ही हम लोग अपना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या फॉर डिप्रिसिएशन हम लोग चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अब देख सकते हैं आप अगर हम लोग ऐसा चेंज करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में, अगर बदलाव लाते हैं फॉर डिप्रिसिएशन, तो क्या करना होगा? द इफेक्ट ऑफ सच चेंज मस्ट बी क्वांटिफाइड एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। यानी कि कितना बदलाव आया, पहले फिक्स एसेट्स का वैल्यू कितना था, अब कितना होगा, ठीक है, न्यू मेथड में पहले टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो रहा था, ठीक है, और अब कितना होगा, तो ये सारे चेंजेस हम लोग को बताना होगा। द इफेक्ट ऑफ सच चेंज, इसका इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, तो इफेक्ट अकाउंटिंग इफेक्ट जो होगा इस चेंज का, उसको प्रॉपरली मेजर करना पड़ेगा कि 10,000 रुपया से फिक्स एसेट्स बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ऐसे बताना होगा। तो आपको यहाँ पे चेंज इफेक्ट ऑफ सच चेंज मस्ट बी क्वांटिफाइड, उसको क्वांटिफाई करना होगा और आपको डिस्क्लोज करना होगा प्रॉपरली, ठीक है, एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज, इसको प्रॉपर तरीके से आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज को किस तरीके से हम लोग इसको अंजाम दे सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन को हम लोग दो पर्टिकुलर पार्ट्स में बांटे हैं, दो कैटेगरीज में बांटे हैं। एक है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब जब से चेंज हो रहा है तब से लेकर के हम लोग बस चेंज का इफेक्ट को उसके बाद से शो करेंगे, ठीक है, और उसके बाद से ही दिखाएंगे, इससे पहले जो कुछ हुआ है हम लोग को उससे मतलब नहीं है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ चेंज मस्ट बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, प्रोस्पेक्टिवली हम लोगों को देना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम द डेट द चेंज टुक प्लेस, जिस तारीख से चेंज हो गया उस तारीख से हम लोगों को क्या करना हो, उस तारीख के बाद से हम लोगों को चेंज का इफेक्ट को दिखाते जाना पड़ेगा, उसके पहले जो कुछ हुआ है उसको हम लोग को दिखाना नहीं पड़ेगा। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो ओल्ड मेथड विल बी फॉलोड टिल द डेट ऑफ द चेंज, और फ्रॉम द डेट ऑफ द चेंज न्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी फॉलोड, और कुछ भी यहाँ पे इधर उधर वाली बात नहीं है।
लेकिन जब हम लोग को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलेगा तो हम लोग को पूरा डिप्रीशिएशन को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू रिकम्प्यूट द एंटायर डेप्रिसिएशन एज पर द ओल्ड मेथड एंड एज पर द न्यू मेथड। मतलब ओल्ड मेथड के हिसाब से तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बट न्यू मेथड के हिसाब से भी डिप्रीशिएशन को जब से एसेट खरीदे थे तब से लेकर के आज तक जब तक चेंज हो रहा है तब तक पूरा डिप्रीशिएशन को फिर से रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, अमाउंट को दिखाना होगा कि देखो ओल्ड मेथड में ये वैल्यू था और न्यू मेथड में ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब बैक डेट होता है। इट इज दिस मेथड इज रिकमेंडेड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिकमेंड नहीं करता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को ही हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिकमेंड करता है। इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ चेंज मस्ट बी गिवन फ्रॉम द डेट द एसेट वाज एक्वायर्ड। जब से एसेट एक्वायर्ड हुआ है तब से लेकर के ही हम लोगों को क्या करना होगा, रिकम्प्यूट करके दिखाना होगा डिप्रीशिएशन का अमाउंट को। ठीक है, इसके बाद अब यहां पे दो सिचुएशन अराइज करेगा। इसके बाद से मैंने यहां पे लिख पाया कि अगर न्यू मेथड के मुताबिक जो टोटल डिप्रीशिएशन आ रहा है वो अगर ओल्ड मेथड का टोटल डिप्रीशिएशन से ज्यादा हो गया तो आप यूं समझ के चलो कि आपने खर्चा अब तक कम दिखाए थे, आपको और खर्चा ज्यादा बुक करना पड़ेगा। तो जब आप खर्चा बुक करोगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस घट जाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट घटेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिक्स एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अगर रिवर्स सिचुएशन हुआ तो अगर मान लीजिए कि न्यू मेथड का टोटल डिप्रीशिएशन ओल्ड मेथड के टोटल डिप्रीशिएशन से कम आया तो आप यूं समझिए कि आपने ज्यादा खर्चा दिखा दिया ओल्ड मेथड में, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहां पे रिवर्स बैक करना होगा। आपका प्रॉफिट घटा हुआ है, आपको प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट। I think the video is very clear. Thanks for watching the video. Thank you. Or please don't forget to like, share and subscribe to my channel Knowledge is Power. Thanks.